हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, अपने इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास सिक्स्थ से हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 की एलिमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसमें कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में क्या क्या ऐसी बातें होती हैं जो उसको दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग करती है। तो इसी से रिलेटेड कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, तो हमने देखा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सबसे पहले जो रूल होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, किसके द्वारा किया जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, पीपल्स के द्वारा। जो पीपल होंगे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करेंगे और वो उस कंट्री में रूल करेंगे। ओके। दूसरा हमने देखा था वोटिंग, कि सभी पर्सन को किसका राइट होगा, वोटिंग का राइट होगा। जिनकी भी एज 18 ईयर या 18 ईयर से ज़्यादा होगी तो वो इलेक्शन में वोट डाल के अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सभी को राइट्स मिलेंगे, इक्वेलिटी होगी सभी के साथ, फ्री होंगे सब अपने अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए, अपनी ओपिनियन को शेयर करने के लिए, तो फ्री होंगे सब, राइट्स मिले होंगे सबको। सिटीजन इन्वॉल्वमेंट, ओके, पार्टिसिपेशन कर सकते हैं हम। गवर्नमेंट अगर हमारे लिए कोई डिसीजन ले रही है तो उसमें हम बता सकते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको हम रोक सकते हैं और सही बातों को हम फॉलो भी कर सकते हैं। ओके। तो ये कुछ मेन की एलिमेंट्स थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, और उसी से रिलेटेड हमने एक पार्ट किया था अपना पार्टिसिपेटिंग से रिलेटेड। ओके। पार्टिसिपेशन का, कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें पार्टिसिपेशन का भी एक सबसे मेन पार्ट होता है। और पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि जैसे ही गवर्नमेंट हमारे लिए कोई डिसीजन लेती है हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम उस डिसीजन को ये जान सकते हैं कि ये डिसीजन कौन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, जो मिनिस्टर है उनका क्या मोटिव है ये डिसीजन लेने के लिए, कंट्री के जो पर्सन है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उस डिसीजन का। और साथ में हम उस डिसीजन के बारे में अगर कोई डिस्कशन होता है, डिबेट होती है, तो उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कोई डिसीजन ऐसा है जो मोस्टली पर्सन के लिए ठीक नहीं है, सुटेबल नहीं है, तो हम उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, रैलीज निकाल सकते हैं, मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन मतलब जो डिसीजन मेकिंग काम होता है उसमें वहाँ के लोग, वहाँ के सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन में हमने देखा था कि जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी वहाँ पर रेगुलर इलेक्शन होंगे। ओके। और रेगुलर इलेक्शन के बाद हर गवर्नमेंट जो होगी वो इलेक्शन के बाद चेंज हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो दोबारा से इलेक्शन जीते, दोबारा से गवर्नमेंट बनाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो डिसीजन ले रही है वो ऐसे डिसीजन होने चाहिए जो बिल्कुल सही हो, जो बिल्कुल लोग उसको अच्छे से फॉलो करें, और पर्सन जो होंगे वो सेटिस्फाई भी हो उस गवर्नमेंट के वर्क से, तभी वो गवर्नमेंट दोबारा आएगी, अदरवाइज वो गवर्नमेंट दोबारा नहीं आ सकती। और इसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन लेती है तो उसमें जो सिटीजन्स है, जो पीपल है, उनको पार्टिसिपेशन के बारे में बताए और उनका पार्टिसिपेशन भी इंक्लूड करे अपने डिसीजन में। अगर फिर भी लोगों को ये लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन नहीं ले रही है, उनके अगेंस्ट जा रही है, और ऐसा डिसीजन ले रही है जो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए उनके फेवर में नहीं है, तो उसके लिए जो पीपल्स है वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड, कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ओके। गवर्नमेंट का टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है। अगर जो इंडिया मतलब इंडिया में वो टाइम पीरियड 5 ईयर है, कि 5 साल के लिए गवर्नमेंट बनेगी और 5 साल के बाद वो गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, कोई और दूसरी नई गवर्नमेंट आएंगी। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि दोबारा से उस कंट्री के पर्सन उसको री इलेक्ट करे, ठीक है, दोबारा से ही उसे उसे चुने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो डिसीजन वो ले रही है तो उसमें ऐसे डिसीजन होने चाहिए जो सभी लोग उसको इजिली फॉलो कर सकें। और भी अलग अलग वे होते हैं पार्टिसिपेटिंग के, कि जो डिसीजन का काम होता है उसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। तो जैसे इसमें दे रखा है कि अगर डायरेक्ट हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं वोटिंग का, क्योंकि जो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव ही गवर्नमेंट में जाकर काम करते हैं।
तो हम क्या करेंगे कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि हमें हमें यहाँ पर ये इश्यू है, हमें ये प्रॉब्लम है, और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारी बात को आगे गवर्नमेंट के आगे रखेगा। ओके, अगर फिर भी गवर्नमेंट हमारे बारे में नहीं सोच रही, हमारे इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोच रही, तो उस टाइम हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, केस स्टडी दे रखी है कि अगस्त 2005 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो एकदम से पे कर दिया था। तो लोगों ने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो डिसीजन लिया गया है ये गलत डिसीजन है। और इसके लिए फिर काफ़ी रैलीज निकाली, सिग्नेचर कैंपेनिंग हुई कि काफ़ी लोग उसमें उसके सपोर्ट में आए कि जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उनको एकदम से इतना नहीं बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन किया कि वो क्यों जो बिल्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, उनको बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर लोग उससे सेटिस्फाई नहीं हुए तो गवर्नमेंट को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में वो होगा जो उस कंट्री के मेजोरिटी पीपल्स, जो मेजोरिटी पर्सन होंगे वो चाहेंगे। गवर्नमेंट क्या चाहती है क्या नहीं चाहती ये बात बाद में मैटर करती है। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि कंट्री के पर्सन उस डिसीजन को फॉलो कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर मेजोरिटी मतलब मोस्टली पर्सन ऐसे हैं जो उस डिसीजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को वहाँ पर अपने डिसीजन को चेंज करना पड़ेगा। और भी काफ़ी बात दे रखी, जैसे हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, रिलीज निकाल सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेनिंग कर सकते हैं। तो इन सब के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या गलत डिसीजन लिया है और किस किस पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, इन सब का भी यूज़ करके हम गवर्नमेंट को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में और जो इश्यूज चल रही हैं सोसाइटी के बारे में उससे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो सबसे मेन बात हमने ये देखनी है कि अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक डेमोक्रेसी है कंट्री में, तो वहाँ पर जो भी डिसीजन होगा वो ऐसा डिसीजन लिया जाएगा जहाँ पर सभी पर्सन, जितने भी पीपल है, वो सभी, कोई भी सेक्शन हो, नो मैटर कि वो रिच हो पुअर हो, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो सभी पर्सन उसको ईजिली फॉलो कर सके। ओके, अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है तो लोग उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाए, उसके अगेंस्ट बताए गवर्नमेंट को कि जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो गलत है। ओके, फिर गवर्नमेंट क्या करेगी कि अपने उस डिसीजन को चेंज भी कर सकती है। ओके, उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट आता है एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसके एलिमेंट में नीड टू रिसोल्व कॉन्फ्लिक्ट, की जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है मतभेद, लोगों में आपस में जो मतभेद हो जाते हैं उनको कैसे सोल्व करना है, उनको कैसे रिसोल्व करना है। तो इन माया स्टोरी यू रीड अबाउट हाउ कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑफन लीड टू वायलेंस एंड डेथ बिकॉज वन ग्रुप डिसाइड दैट इट इज़ ऑल राइट टू यूज़ फोर्स टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप फ्रॉम प्रोटेस्टिंग। जो हमने स्टोरी पढ़ी थी माया के बारे में कि जो माया थी वो अपनी मदर से पूछ रही थी एक पर्सन के बारे में जिन्होंने अपार्थिव सिस्टम को ख़त्म करने में जो मूवमेंट चल रहे थे उनमें पार्टिसिपेट किया, फिर पुलिस ने उनको शूट कर दिया था और फिर उनकी डेथ हो गई थी शूट करने के बाद। ओके, तो उसी स्टोरी में हमें बताया कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, वोलेंस हुआ, डेथ हुई पर्सन की, क्योंकि वन ग्रुप डिसाइड दैट ऑल राइट टू यूज़ फोर्स टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप फ्रॉम प्रोटेस्टिंग। ओके, क्योंकि सभी लोगों, जो पर्सन उस ग्रुप से रिलेटेड थे, जो वोलेंस जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो ये चाहते थे कि सभी ग्रुप के साथ इक्वल बिहेव होना चाहिए, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वो तो बस ओनली अपने कॉन्फ्लिक्ट को लेकर उनमें जो मतभेद हो रहे थे, जो वाइट पर्सन और ब्लैक पर्सन थे उनमें हर दिन जो कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे उनको ख़त्म करना, उनको बिल्कुल ख़त्म करने के बारे में सोच रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट अक्कर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, रिलीजन and economic background do not get along with each other or when some among them feel they are being discriminated against। okay, तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट कब होते हैं, जो मतभेद होते हैं वो कब पैदा होते हैं, कब स्टार्ट होते हैं, तो कब स्टार्ट होते हैं जब अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग होते हैं। ठीक है, जब वो सब ये सोच वो सब
एक जगह रहते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। मतलब एक पर्सन को तो ये देखा जाता है कि वो काफ़ी, उसको तो हर चीज़, हर फैसिलिटी बहुत अच्छे से क्वालिटी फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, लेकिन दूसरा पर्सन ऐसा है कि उसके बारे में कुछ फोकस ही नहीं किया जा रहा। ओके, तो उस टाइम क्या होगा कि उनमें आपस में जैसे ब्लैक और वाइट में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे। वाइट को तो हर हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही थी, लेकिन ब्लैक उनको यूज भी नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गए कि वो बेशक से, क्योंकि जो रिलीजन है, कल्चर है, बेशक उनका अलग हो, लेकिन गवर्नमेंट का तो काम ये होना चाहिए कि सभी के साथ इक्वल बिहेव करे। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे ही। पीपल में यूज वोलेंट मीन टू सेटल दियर डिफरेंसेस, और लोग ये सोचते हैं कि अगर वो वोलेंस करेंगे, अगर वो हिंसा करेंगे, तो इससे थोड़ा सा ये लगेगा कि जो उनके बीच में डिफरेंसेस है वो कम हो जाएंगे। गवर्नमेंट को लगेगा कि अगर इनके डिफरेंसेस को कम नहीं किया गया तो ये और ज़्यादा वोलेंस करेंगे और ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। दिस लीड टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर लिविंग इन एन एरिया। ओके, और इसी वजह से जो बाकी लोग होते हैं उस एरिया के, उनमें काफ़ी ज़्यादा डर और टेंशन हो जाती है कि पता नहीं इस वोलेंस की वजह से कब क्या हो जाए। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिसोल्व कॉन्फ्लिक्ट, और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इनको कैसे रिसोल्व करना है, रिसोल्व करना है, कैसे उनको ख़त्म करना है। ओके, रिलीजियस प्रोसेसन एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम लीड द कॉन्फ्लिक्ट, और कई बार क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनके जो रीजन होते हैं, वो जो रिलीजियस प्रोसेसन होते हैं, जो सेलिब्रेशन हम करते हैं, तो कई बार वो भी कॉन्फ्लिक्ट को लीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रूट ए प्रोसेसन टेक में लीड टू ए कॉन्फ्लिक्ट। ओके, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई फंक्शन, रिलीजियस फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं कोई, और हमारे पास फेस्टिवल है और हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग जिनको जिनको अच्छा माना जा रहा है उस सोसाइटी में, जहाँ की गवर्नमेंट उनको अच्छा मान रही है, तो हो सकता है कि वो उस पर इश्यू राइज कर दे कि ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको रोको। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे। द गवर्नमेंट पार्टी पर्टिकुलरली द पॉलिसी प्ले an important role in getting representative of concerned community to meet and try the arrive at the solution। ओके, तो यहाँ पर होना तो क्या चाहिए कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सभी जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको सोल्व करना। तो उन्हें क्या करना चाहिए कि उन्हें दोनों कम्युनिटीज़ को आपस में बताना चाहिए कि हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर उनके रिलीजन जो ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, जैसे वाइट और ब्लैक थे, अगर वाइट पर्सन अपने रिलीजन को, अपने सेलिब्रेशन को, अपने फेस्टिवल को अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बाकी जो पर्सन है, अदर जो सेक्शन है सोसाइटी के, वो भी कर सकते हैं। उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ये गवर्नमेंट को एक इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। At time there is fear that violence may erupt will people throwing stone और trying to disrupt the procession। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो जो पर्सन है, जो लोग हैं, वो ये सोचेंगे कि वो अपनी मर्जी चला सकते हैं। ओके, वो एक दूसरे पर पत्थर फेंकेंगे, या जो प्रोसेस है, जो प्रोसेसन चली हुई है, जो रीति रिवाजें चली हुई है, उनको ख़त्म करने के, उनको बीच में ही रोकने के बारे में सोचेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि लोगों में ही डर बैठ जाएगा कि कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी वॉयलेंस हो सकता है। द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring दैट वॉयलेंस डज नॉट टेक प्लेस। ओके, और पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस टाइप का कोई भी वॉयलेंस ना हो। ओके, तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि पुलिस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से हैंडल करे, उसको अच्छे से फुलफिल करे। उसके बाद रिवर टू कैन बिकम ए सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट। कई बार क्या होता है कि जो रिवर्स होती है, नदियाँ होती है, वही दो स्टेट्स के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन जाती है। कैसे? ए रिवर में बिगन इन वन स्टेट, फ्लो थ्रो अनदर एंड एंड इन द थर्ड। हो सकता है कि एक रिवर जो है वो एक स्टेट से फ्लो कर रही है, स्टार्ट हुई है, दूसरे में वो फ्लो कर रही है, और तीसरे में उसका एंड हो रहा है। ओके, तो इस टाइप की एक रिवर है। द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट दैट द रिवर गोज थ्रो इट बिकमिंग अन इश्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ओके,
तो क्या होगा कि रिवर का जो पानी होगा, उस नदी का जो पानी होगा, वो तीनों ही स्टेट यूज़ करेंगे, जिसमें से वो स्टार्ट हुई है वहाँ पर भी, जहाँ पर वो फ्लो कर रही है वहाँ पर भी, और जहाँ पर उसका एंड होगा वहाँ पर भी। उसके जितने भी लोग होंगे, जितने भी स्टेट होंगे, वो सभी उस रिवर के वाटर को यूज़ करेंगे। ओके, तो हो सकता है कि उस पानी को यूज़ करने से रिलेटेड कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, तो इस बात पर भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, यू मे हैव हियर्ड अबाउट द कोवरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो जो कोवरी वाटर डिस्प्यूट था कर्नाटका और तमिलनाडु, ये उसका एग्जाम्पल है। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राजा सागर डैम कर्नाटक इज यूज टू इरीगेशन इन नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड मीटिंग द नीड ऑफ द सिटी ऑफ बेंगलुरु। ओके, तो एक डैम है, कौन सा? कृष्णा राजा सागर डैम। कहाँ पर है? कर्नाटका में है। और कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है, कर्नाटका के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं कि इरिगेशन में उसका यूज़ करते हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो डैम बना हुआ है, उस डैम के अकॉर्डिंग कैनाल्स बनाई हुई है, जिसकी वजह से इरिगेशन में उस पानी का यूज हो रहा है। ओके, और जो बेंगलुरु सिटी है, वहाँ की कोई भी रिक्वायरमेंट है तो वो सब वहीं से ही कंप्लीट होती है। द वाटर स्टोर्ड इन मेटूर डैम इन तमिलनाडु इज यूज्ड फॉर क्रॉप ग्रो इन द डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट। ओके, तो उसके बाद जो पानी है वो और कहाँ पर स्टोर होता है? मेटूर डैम में होता है, जो तमिलनाडु में है। ओके, और वहाँ पर मोस्टली क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, अनाज पैदा करने के लिए उस पानी का यूज़ किया जाता है। एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिकॉज बोथ डैम आर ऑन द सेम रिवर। तो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि दोनों डैम जो है वो सेम रिवर पर है। ओके, जो मेटूर डैम है वो तमिलनाडु में है, वो भी कृष्णा रिवर पर है। और जो कर्नाटका डैम है वो भी सेम कृष्णा रिवर पर ही है। सॉरी, जो कर्नाटका में जो डैम है राजा सागर डैम, वो भी कृष्णा रिवर पर है। तो दोनों डैम जो है वो सेम रिवर पर है, लेकिन स्टेट अलग है। एक स्टेट कर्नाटका है और एक स्टेट तमिलनाडु है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गई यहाँ पर कि दोनों सेम रिवर पर है। द डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप इफ वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द अपस्ट्रीम वन लोकेटेड इन कर्नाटका। ओके, तो प्रॉब्लम ये है कि जब तक कर्नाटका से पानी का लेवल ज़्यादा नहीं होगा। ओके, मतलब कर्नाटका में जो वाटर लेवल है अपस्ट्रीम, पहले कर्नाटका में है, फिर उसके बाद तमिलनाडु में आती है। ओके, तो जब तक कर्नाटका से पानी, मतलब यहाँ से पानी और तमिलनाडु की तरफ नहीं आएगा, ज़्यादा पानी नहीं आएगा, तब तक ये डैम जो है वो नहीं भरेगा। ओके, ये वाटर से नहीं भरेगा, यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि अपस्ट्रीम जो है वो कर्नाटका में है और कर्नाटका से पानी आना है, और वो कहाँ पर आना है? तमिलनाडु में। ओके, डाउन स्ट्रीम तमिलनाडु में है और अपस्ट्रीम कर्नाटका में है। तो कर्नाटका में जैसे ही पानी, मतलब मेन बात यह है कि कर्नाटका जब तक पानी को नहीं छोड़ेगा तब तक तमिलनाडु में वो पानी नहीं आएगा। देयरफॉर बोथ स्टेट कांट गेट्स एज मच वाटर एज दे नीड फॉर पीपल इन दियर स्टेट। ओके, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो गई कि कर्नाटका और तमिलनाडु के सभी लोग, क्योंकि जो लोग जिनकी वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, रिक्वायरमेंट थी, वो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, इसलिए उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गई। दिस लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू स्टेप इन एंड सी दैट ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्कड आउट फॉर बोथ स्टेट। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेप लिया और उसने एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन दिया, ताकि दोनों स्टेट में जितना भी काम है वो आराम से ईजिली कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पर केस स्टडी दे रखी है कि एक रिवर की वजह से भी दो स्टेट में आपस में डिफरेंसेस, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, और उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कैसे करना है, उसको सोल्व कैसे करना है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। और गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी तो लोगों को उसे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को हमने खुद सिलेक्ट किया है। अगर ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अपने लिए कोई, मतलब खुद के फेवर में अगर कोई डिसीजन ले रही है, लेकिन यहाँ पर जो डिसीजन लिया गया वो तो क्या है कि दोनों स्टेट के बारे में सोच के लिया गया, इसीलिए लोगों ने उसको फॉलो किया। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता कि बस ओनली ये बोल देते कि तमिलनाडु को ही पानी मिलेगा, कर्नाटका को नहीं मिलेगा, तो हो सकता है लोग उस डिसीजन को फॉलो ना करें। ओके, तो जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं उनको सोल्व कैसे करना है, उसको कैसे हटाना है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की होती है।
The Indian Constitution lay down the basic rules or laws that have to be followed by everyone. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, कुछ लॉज बनाए हुए हैं जिसे इंडिया के हर एक पर्सन को फॉलो करना पड़ता है. दीज लॉज आर फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल. ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे पीपल हो, कोई भी हो, सभी को वो रूल्स और लॉज फॉलो करने पड़ते हैं. कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस हैव टू बी रिसोल्व अकॉर्डिंग टू दीज लॉज. और जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो झगड़े होते हैं, जो मतभेद होते हैं या कोई डिफरेंसेज होती हैं, अगर उनको ख़त्म करना है, उनको सॉल्व करना है, तो वो इन्हीं लॉज पर डिपेंड होते हैं. इन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि कैसे क्या करना है, कैसे उनको सॉल्व करना है. ओके, तो ये था हमारे पास हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा नीड टू रिसोल्व कॉन्फ्लिक्ट, कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं उनको ख़त्म कैसे करना है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करके और एक सोसाइटी को अच्छे से कंटिन्यू चला सके, ताकि लोगों में डर ना रहे कि लोग आपस में एक दूसरे के लिए गलत ना सोचे, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एक दूसरे के बारे में गलत ना बोले, ना सोचे और ना करे. ठीक है, तो जो नीड टू रिसोल्व कॉन्फ्लिक्ट में हम यही बताएंगे कि जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको रिसोल्व करने में, उनको ख़त्म करने में, उनको हटाने में, कैसे उनको ख़त्म करना है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी. ओके, पहले अगर अपने लेवल पर ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर ज़्यादा ही लेवल बढ़ जाता है तो वहाँ पर एक्शन कौन लेगी? फिर गवर्नमेंट एक्शन लेगी. ओके, और ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं कल्चर, रिलीजन या जो रिलीजियस इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है उसकी वजह से. क्योंकि कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री में सभी पर्सन इक्वल नहीं होते, उनमें कोई ना कोई डिफरेंसेस जरूर होते हैं और इसी की वजह से उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं. जैसे हमने देखा था कि जो पर्सन ब्लैक और वाइट के बारे में हमने केस स्टडी देखी थी कि वाइट अपने आप को कुछ ज़्यादा ही हाई मानते थे और ब्लैक पर्सन जो थे वो ये सोचते थे कि ब्लैक को हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए. ओके, तो इस वजह से क्या हुआ कि उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गई, वो एक दूसरे के साथ, मतलब उनका बिहेव एक दूसरे के अगेंस्ट हो गया था. ओके, और इसके यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इससे प्रॉब्लम क्या है? कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं. वो ये सोचते हैं कि एक दूसरे को कैसे हटाना है, कैसे हमें खुद को प्रूव करना है, और इसके लिए वो ये सोचते हैं कि अगर हम वॉयलेंस यूज़ करेंगे, अगर हम हिंसा करेंगे, मारपीट करेंगे, तो उससे जो ये डिफरेंसेज है वो ख़त्म हो सकते हैं. तो यहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट उनमें है तो उसको अच्छे से सॉल्व करे और कंट्री में एक पीसफुल सिस्टम बनाए रखें. कई बार क्या होता है कि जो हमारी रिलीजियस एक्टिविटी होती है या जो फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है वो भी कॉन्फ्लिक्ट बन सकती है. जैसे हमने कोई, जैसे वाइट पर्सन होते थे और ब्लैक पर्सन थे, तो ब्लैक अगर कोई अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है और वाइट को ये लग रहा है कि ये फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो वहाँ पर तो जो वाइट पर्सन है वो ये सोचेगा कि हम अभी सोसाइटी में अपर लेवल पर है, हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं. तो वो हो सकता है कि उनके फेस्टिवल को रोके. तो इसकी वजह से क्या होगा कि उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे. तो यहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबको बताए कि सभी इक्वल है और सभी को अपने रिलीजन को फॉलो करने का पूरा राइट है और उसका एक सोल्यूशन भी निकाले. ओके, लोगों में वॉयलेंस बिल्कुल ना होने दे, वहाँ पर कोई हिंसा वाली बात या कोई एक दूसरे को मारना पीटना, इस टाइप की कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए और पुलिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए कि इस टाइप की कोई भी वॉयलेंस ना हो. यहाँ पर केस स्टडी देखी हमने, रिवर भी कभी कभी क्या हो जाती है कि दो स्टेट के बीच कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन जाती है. कि एक रिवर जो है वो कहीं से स्टार्ट हुई है, बह कहीं रही, दूसरे स्टेट में रही है और थर्ड स्टेट में उसका एंड होता है. ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा कि उसका जो पानी होगा वो तीनों स्टेट यूज़ करेंगे और तीनों स्टेट यूज़ करेंगे तो कहाँ पर कितना यूज़ करना है, तो इसके रिलेटेड इस इशू रिलीज हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं. जैसे हाँ, हमने देखा जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है उसके बारे में, ये किस किस दो स्टेट के बीच में हुआ? कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में. दोनों ही जो स्टेट है उनमें डैम बना हुआ है. एक डैम बना हुआ है कर्नाटका में, राजा सागर डैम. ओके, और एक डैम बना हुआ है तमिलनाडु में, मेटूर डैम.
ओके, और दोनों सेम रिवर पर है, कृष्णा रिवर पर। अब क्या होता है कि दोनों ही क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और अपने जो सिटीज़ है वहाँ पर वाटर सप्लाई करने के लिए इन्हीं डैम के पानी का यूज़ करते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ये हो गया कि तमिलनाडु जो है वो डाउन स्ट्रीम है, नीचे की तरफ है, और कर्नाटका जो है वो अप स्ट्रीम है। मतलब जब तक कर्नाटका से पानी नहीं छोड़ा जाएगा तब तक तमिलनाडु की जो पार्ट है वहाँ पर पानी नहीं आएगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हो गई कि कर्नाटका जो है वो मोस्टली पानी जो है वो अपने ही स्टेट में यूज़ कर लेता, आगे तमिलनाडु तक जाने नहीं देता। तो इसकी वजह से उनमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गए। ओके, और इसकी वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा हुए वो दो स्टेट में हुए। इसकी वजह से स्टेट्स तो आपस में यहाँ पर उस कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व कर नहीं पाए, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसने यहाँ पर स्टेप लिया और उन्होंने एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया कि जितना जो रिवर है कृष्णा रिवर, उसका कितना पानी कौन सा स्टेट यूज़ करेगा और उससे ज़्यादा वो पानी यूज़ नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट थे, वो खुद उसको सोल्व कर नहीं पा रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व करें। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी रूल और लॉज बने हुए हैं सभी के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे पीपल हो, और सभी को वो फॉलो भी करने पड़ते हैं। ओके, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो भी डिफरेंसेस होते हैं, वो इन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग सोल्व होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा इक्वेलिटी एंड जस्टिस के बारे में। ओके, इक्वेलिटी कैसे आएगी और इक्वेलिटी को इंश्योर करना, उसको बना कर रखना, उसके लिए कौन सा जस्टिस सिस्टम काम करेगा। ओके, तो इसके बारे में हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज के पार्ट में हमने जो पार्ट कवर किया है वो है हमारा रिसोल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं सोसाइटी में उनको कैसे रिसोल्व करना है, तो उसके बारे में। ओके, और उससे पहली वीडियो में हमने कवर किया था पार्टिसिपेशन के बारे में। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो की एलिमेंट थे उसमें से दो एलिमेंट हम कर चुके हैं। दो एलिमेंट में फर्स्ट था पार्टिसिपेशन से रिलेटेड, और सेकेंड जो था वो था कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जो हमने आज ही कवर किया है। और उससे नेक्स्ट जो थर्ड सबसे मेन की एलिमेंट माना जाता है इक्वेलिटी एंड जस्टिस, तो इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको अपनी फेयर नोटबुक में करनी है और क्वेश्चन भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके, मेन तो इम्पोर्टेंट टर्म बनेंगी वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, वो पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है, अच्छे से उसको पढ़ना है, याद करना है और दोबारा से उसको लिख के देखना है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है और कॉन्फ्लिक्ट को गवर्नमेंट कैसे सोल्व करती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आए। थैंक यू।